बड़ी खबर इस समय आ रही है और ये ओडेसा के इलाके से आ रही है, दक्षिण से आ रही है ये खबर। बड़ी खबर, रूस के जंगी बेड़े ने हमला किया है यूक्रेन की लैंड फोर्सेस के पास और उनकी कोस्टल बैटरी के ऊपर, यानी उनकी सीमा, जो तटीय सीमा है, उस तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए जो फोर्स लगी थी उस पर उन्होंने हमला किया है। इससे पहले एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन जारी किया है यूक्रेन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि रूस की नौसेना ने आत्मसमर्पण करने को कहा यूक्रेन की इन फौजों को। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनको कहा, बार बार कहा, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया। रूस को बुरा भला कहा और केवल 13 लोग थे उस कोस्टल बैटरी की सुरक्षा के लिए, ऐसा यूक्रेन में कहा जा रहा है। और उस आइलैंड पर, उस टापू पर जहां केवल ये 13 सुरक्षाकर्मी थे, उन पर फायरिंग की गई और उस स्नेक आइलैंड पर अब कब्जा कर लिया है रूस ने। जनरल राकेश शर्मा, ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ द मैन बिहाइंड द गन वो स्ट्रांग है, लेकिन जब गन ही नहीं है तो कैसे रक्षा करेंगे? क्या यह आकलन लगाया जा सकता है? इस समय रूस जैसी महाशक्ति के सामने नहीं टिक पा रहा है यूक्रेन। और अब जनरल शर्मा नहीं है, मैं जनरल बिशंबर बोल रहा हूं और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी जलदयाल, देखिए, ऐसे है कि ये एक बड़ा, आप रशियन टैक्टिक्स समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। रशिया ब्रॉड फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ता, रशिया मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ता है और डीप पेनिट्रेशन करता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो आज तक भी मैकेनाइज्ड फोर्सेस उनकी फिलॉसफी डीप पेनिट्रेशन और उसके बाद फैन आउट करती है। तो कहीं हम ये सोचें कि इसको यूक्रेन जो है उनको ड्रॉ कर रहा है, ये हमारी गलत धारणा होगी। ये रशिया की पुरानी टैक्टिक्स है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, डीप पेनिट्रेशन और उसके बाद फैन आउट करेंगे और वाइप आउट करते जाएंगे जो आइसोलेटेड पॉकेट्स होंगी। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी थ्रस्ट लाइंस हैं नॉर्थ में, 3 थ्रस्ट लाइंस बहुत क्लियरली दिख रही है। एक बेलोरसिया से, गोम से, जो चर्नोबल के वेस्ट से, एक वाया चर्नोबल के थ्रू और एक चरनीव के थ्रू, एक सूमी के थ्रू। ये 3-4 थ्रस्ट लाइन जो है ये सारी यूक्रेन पे कन्वर्ज करेंगी। ईस्ट की थ्रस्ट लाइन कितनी प्रोग्रेस करेंगी वो अभी डिपेंड करता है कार्किव कितना जल्दी गिरता है, साउथ से डिपेंड करता है मारियोपोल और ओडेसा कितना जल्दी गिरता है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है डीप पेनिट्रेशन, उससे क्या है, जो पॉपुलेशन आइसोलेट हो जाती है वो घबरा जाती है, वो सरेंडर कर देती है, वो डेजोलेट होकर अपने घरों में छुप जाती है और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। रशियन की टैक्टिक्स सिर्फ इतनी है कि पॉपुलेशन को भी इतना हार्म करो कि पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल लीडरशिप पे जाए, ताकि लीडरशिप क्रम्बल करे या लीडरशिप कीव छोड़ के लवीव चली जाए, लोटेस चली जाए या कहीं बाहर चली जाए। तो इस स्ट्रैटेजी में जो ये छोटे आइलैंड्स हैं, इन पे ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मैं समझता हूं ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। लेकिन अगले 4-5 दिन मेरा मानना यह है कि काफी हद तक यूक्रेनियन पॉलिटिकल लीडरशिप क्रम्बल करेगी, क्योंकि थ्रस्ट चारों तरफ से है, उनके पास कंप्लीट यही लक्ष्य है और उनके स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, गौरव, जो तैनात से रशिया के, वो वेल नोन है। इनका मैंने सेंटर देखा है, इनकी मैंने ट्रेनिंग देखी है, इनकी यूनिट्स देखी है। उनकी जो बीएमडीज हैं, जैसे अपनी बीएमपी ग्राउंड पे चलती है, उनकी बीएमडी जो है, अगर एनाटोन का जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर उस पर कल रात को कुछ लैंडिंग की है तो वो सारे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, मेल्ट करेंगे। और जैसे जनरल कुलकर्णी कह रहे थे, वहां पे इनके पॉकेट्स हैं जहां पे ये लोग शेल्टर लेंगे। और आज रात को आप देखेंगे कीव के चारों तरफ जो सबर्ब्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ हलचल होगी। मिसाइल के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस से भी कुछ जो सबर्ब्स हैं, सैटेलाइट टाउन्स हैं यूक्रेन, कीव के चारों तरफ, कीव सराउंडेड है स्मॉल टाउन से, वहां पे आज रात को आप हरकत देखेंगे। और इससे एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर एक हाहाकार मचेगी और इस हाहाकार से ही मैं समझता हूं कुछ निकलेगा, क्योंकि रशिया डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन पॉपुलेशन है। महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहता, लेकिन फोर्सेस को,
फोर्सेस को वो पूरी तरह से डीमिलिटराइज करना चाहता है और पॉलिटिकल रिजीम चेंज करना चाहता है। क्या ऑल्टरनेट रिजीम एम्बेसडर डोगरा ऑलरेडी तैयार करके रखी होगी रूस ने कि जैसे ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अगर वो हटाने में सफल होते हैं तो ऑल्टरनेट लीडरशिप कौन सी आके खड़ी हो जाएगी और फिर जो वहां पर फोर्सेस होगी उनसे कहा जाएगा कि आप इनके आदेश पर काम करें। लेकिन जो विश्व से मदद की गुहार लगा रहे हैं इस समय राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले पड़ गए, हम तो अलग थलग पड़ गए, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है। ये तो मतलब बिल्कुल एक तरह से छाती पीटने वाली बात नहीं हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरह की मदद की गुहार लगा रहे हैं? क्या वो मदद उनके रास्ते आ सकती है? देखिए, आपने दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए। जहां तक लिस्ट का सवाल है तो अमेरिकन ने पिछले एक महीने से बार बार कह रहे हैं कि रशिया ने लिस्ट तैयार कर ली है कि यूक्रेन की लीडरशिप में किस किस को उन्होंने मारना है। ये तो अमेरिकन ने कहा। मारना है या भगाना है या अरेस्ट करना है वो अलग बात है, पर साथ में रशिया ने लिस्ट तैयार कर ली होगी कि किसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि ऑक्यूपेशन आर्मी की तरह अगर वो यूक्रेन में रहे तो वो एक दलदल में फंस जाएंगे। उनकी मंशा ये है कि अपनी पपेट्स जो है वो गवर्नमेंट वहां इंस्टॉल करके अगर कोई फोर्स रखनी है तो टोकन फोर्स रख के अपना वापस विड्रॉ कर ले, और ये ठीक भी बात होगी। ठीक। दूसरा सवाल ये है, ठीक, महत्वपूर्ण बात। जी 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 जी। दूसरा सवाल ये है कि जैसे जनरल दयाल ने भी हिंट किया था कि रशिया नहीं चाहता कि वो पॉपुलेशन, जो जनरल यूक्रेन की पॉपुलेशन है, नॉन रशियन पॉपुलेशन, वो आगे ही रशिया के अगेंस्ट खिलाफ है, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं, तो ये नहीं चाहता कि वो परमानेंट एनिमी बन जाए। और ठीक, जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है और राष्ट्रपति का जो संदेश है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि देखो आपने हमारे देश को बिल्कुल अकेला तन्हा छोड़ दिया। आप तो अमेरिका वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, वहां से स्टेटमेंट मदद मांग रहे हैं। हाँ, और ये दुनिया के लिए भी मैसेज है कि भाई अमेरिका की अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले जो था वो पूरी दुनिया का एक चौकीदार था।